फ़िक्र नज़र के ख़ास प्रोग्राम बातचीत में आपका इस्तकबाल है। आज हमारे साथ ख़ास बातचीत के लिए मौजूद हैं मुंगेर के मारूफ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बल्कि मुंगेर शहर में लोग इनको बड़े एतमाद की नज़र से देखते हैं, डॉक्टर अजय कुमार साहब। सर, बहुत इस्तकबाल आपका फ़िक्र नज़र टीवी पर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पहला क्वेश्चन सर आपसे सीधे सीधे बगैर किसी तमहीद के कि मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम में बच्चों में तेज़ी से बुखार, सर्दी, ज़ुकाम फैल रहा है और मुझको लगता है कि आपके यहाँ मरीज़ों की तादाद, आप लोगों का तो इस वक्त जो है वो फेस्टिव सीज़न है एक तरह से, ऐसा नहीं कही, लेकिन तो मतलब मुख्य कारण क्या है? देखिए, अगर हम लोग इसको बहुत इसको तह तक जाएं, अगर जो बेसिक्स पर जाएं, तो जब भी मौसम बदलता है, ये इसमें अमूमन हमारे देश में दो टाइम है जिसमें मौसम बदलता है। एक अक्टूबर नवंबर का महीना होता है जब गर्मी से हम लोग सर्दी की तरफ बढ़ते हैं, और एक जब मौसम होता है अभी का फरवरी से मार्च अप्रैल के बीच में, जब हम लोग सर्दी से गर्मी की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी पीरियड से हम लोग एक टेम्परेचर पर सेट है कि हम लोग का भाई मौसम ठंडा है, अब हम लोग अचानक से गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो बाहर वातावरण है, जो इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर का बदलाव होता है, उसकी वजह से हमारे शरीर में इम्यूनिटी लो हो जाती है। उसके जो है मेडिकल टर्म्स में जाऊंगा तो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो आम जनता के लिए आवश्यक नहीं है, पब्लिक के लिए आवश्यक नहीं है, जो चीज़ें ज़रूरी तो ये समझिए कि हमारा शरीर उस तापमान को एडजस्ट करने में अपना एक पर्टिकुलर जो हमारे एंटीबॉडीज़ हैं वो सब उसमें इन्वॉल्व हो रखा है। हमारा हाइपोथैलेमस उस एंगल पर काम नहीं कर रहा है जो हमारा तापमान को मेंटेन रखने के लिए हमारे जो भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने जो सेट किया है एक सिस्टम, तो वो भी उस अपने स्तर पे काम नहीं कर रहा होता। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा इम्यूनिटी लो हो जाता है, और जो भी वायरस और बैक्टीरिया और जो भी जो बैड एलिमेंट्स हैं वो हमें जल्दी असर करते हैं। अच्छा, हमारे शरीर में, आप बोलचाल की भाषा में आप समझिए कि जो बीमारियों से लड़ने की जो हमारी क्षमता है वो कम है, और जब छोटी से छोटी बीमारी जिसे हम हंसते हंसते फेस कर लेते हैं, उसको हरा देते हैं, हम उससे भी शिकार हो जाते हैं, उससे भी हम पीड़ित हो जाते हैं। तो अमूमन आप देखेंगे कि जब मौसम बदलता है तो बच्चे हों या बड़े, ज़्यादातर लोग बीमार पड़ते हैं। अच्छा, किन लक्षणों को देख करके, क्या सिम्टम्स को देख करके, मतलब आमतौर पर चूँकि आपको भी हमने देखा है कि अक्सर बहुत सारी दवाएँ आप बताए हुए रहते हैं, तो लोग घर पे भी अपना इलाज कर लेते हैं बच्चों का, भाई सर्दी जुकाम हुई तो ये दवा दे दिया, पेट दर्द है तो कोएट दे दिया, मतलब बहुत सारी दवा तो आप रटा देते हैं अपने मरीजों को। बिल्कुल। तो क्या सिम्टम्स ऐसे हैं जिसको देख के फ़ौरन आपकी तरफ रुजू करना चाहिए, फ़ौरन आपका रुख कर लेना चाहिए मरीजों को? देखिए, अगर ये जो मसला है, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग सिम्टम्स है, तो अगर सिर्फ हम सर्दी खांसी की बात करें तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से, आप जो भी लोग हम लोगों को सुन रहे हैं, उनके परिवार में जो माता पिता हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर बच्चे को सर्दी खांसी है तो बच्चे का पेट को उठा करके यहाँ तक, इनकी पसलियों और पेट के बीच में जो गैप है, एक लाइन होती है, एक वर्टिकल वी जो सेपेड है, इन्वर्टेड वी, यहाँ पे एक पसली है, पसली ख़त्म होती है, पेट शुरू होता है, इसके बीच को देखना चाहिए सभी गार्जियंस को कि ये क्या, ये अंदर जा रहा है, इनड्रॉइंग ऑफ द चेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या सांस हमारे बच्चे का बहुत तेज़ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अगर सर्दी खांसी है, अगर हमारे बच्चे का सांस तेज़ चल रहा है, चेस्ट में इनड्रॉइंग्स हो रही हैं, स्लीप डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चा मेरा सो नहीं पा रहा है ठीक से, अब ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है जो कि सामान्य दवाएँ पैरास्टामोल देने से ठीक नहीं हो रही हैं, तो अगर ऐसे कुछ लक्षण आप में को बच्चे में दिखते हैं तो आपको डॉक्टर से रुख करना चाहिए उसके लिए। और एक चीज़ और बताना चाहूँ, ये तो सर्दी खांसी का बात हुआ, दूसरा हो गया डायरिया, जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है, मैं उसी की बात करूँगा। हमारे बच्चे अमूमन सर्दी खांसी, बुखार और पेट की तकलीफ से परेशान रहते हैं। अब डायरिया है तो अगर लूज स्टूल जो हो रहा है बच्चों का, अगर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, पानी ज़्यादा निकल जा रहा है, और अगर साथ में उल्टी है, तो आपका बच्चा घर पे ठीक नहीं होगा। आप दवा देंगे, आपको ORS देंगे, वो उल्टी कर देगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पानी निकल जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो जाएगा, तो उससे क्या है, मेरा बच्चा सीरियस हो जाएगा। तो ये दो प्रमुख चीज़ें हैं, और इन दोनों से का यही सिम्टम्स है कि अगर बच्चा का ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है, होंठ सूख रहा है, बच्चा बेचैन हो रहा है जी, तो मतलब है कि आपको आवश्यकता है कि अब डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों में डॉक्टर साहब बुखार का आना भी कई बच्चों में ऐसा देखा गया है कि बार बार बुखार आता है। हाँ बिल्कुल। तो क्या ये सामान्य है या फिर कुछ अलग है, या इसको किस तरह देखा जाना चाहिए?
एज ए पेडियाट्रिशियन मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी बुक है, द बुक जिसको हम लोग बोलते हैं, नेल्सन की बुक आती है, द टेस्ट बुक ऑफ पीडियाट्रिक्स, नेल्सन 3 वॉल्यूम की है, काफ़ी मोटी बुक होती है। हम लोग उसी को पढ़ के एक अच्छे पीडियाट्रिशियन बनते हैं। तो उसमें भी लिखा हुआ है कि सर्दी खांसी बुखार जो है और 3 बार साल में तो सभी बच्चों को आना है। अच्छा। और 6 बार तक अगर आए तो उसको अमूमन माना जाए कि ये ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा बच्चा बीमार नहीं पड़ रहा, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर साल में 6 बार से ज़्यादा सर्दी खांसी बुखार के अटैक्स आ रहे हैं तो समझना चाहिए कि आपका बच्चा रेगुलरली बीमार पड़ रहा है, और उसके लिए हम लोगों को आवश्यक इन्वेस्टिगेशंस और डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए कि क्या मसला क्या है ये। अच्छा, आम तौर पे आप लोग ये बताते हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन है, या ये जो है आपको यानी 2 तरह की चीज़ें आप लोग अक्सर बताते हैं, बैक्टीरिया या तो ये एक मिनट वायरल है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दोनों का डिफरेंस कैसे जानेंगे? मुश्किल है। अच्छा, मुश्किल है। आम जनता को, आम आवाम को ये बताना भी मुश्किल है कि दोनों में डिफरेंस आप कैसे जाने। लेकिन इतना मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि वायरल इलनेस जो होता है वो सेल्फ लिमिटिंग होता है, कंपैरेटिवली लेस सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं और बहुत ज़्यादा दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्या हर बार बुखार जो आता है तो उसमें एंटीबायोटिक देना चाहिए? नहीं, या उसकी आवश्यकता नहीं है? ज़्यादातर केसेस में वायरल इलनेस में एंटीबायोटिक की आवश्यकता ही नहीं होती। अच्छा। अभी हम लोगों ने वायरस का, अभी पूरा दुनिया ने अभी वायरस के बारे में जाना, कोरोना वायरस को लेकर। जी जी। इससे पहले बहुत सारे लोग वायरस के बारे में शायद जानते भी ना हो कि वायरल है कि बैक्टीरियल है, ये सवाल आप पूछते भी नहीं। जी। तो एक वायरस आया जो उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका कारण ये है कि ये बहुत वाइड स्प्रेड होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा ग्रो करने का या स्प्रेड करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे एक बैक्टीरिया है तो वो उसको मीडिया चाहिए जहाँ पे वो अपने आप को ग्रो कर पाए। वो जैसे आप मान लीजिए कि ये दूध रखी हुई है काफ़ी पुरानी, या कोई पुरानी शरबत रखी है, कुछ रखी है, इसको मीडिया चाहिए, इसको खाना पीना चाहिए। जी जी। और वायरस को नहीं चाहिए। वायरस डेड में यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं है, पूरा गर्मी है, सूखा पड़ा है, तो वो डेड जैसा है, और वहीं से उड़ के हमारे बॉडी में आएगा तो वो जीवित हो जाएगा। जी जी। तो वायरस इसीलिए खराब माना जाता है। अमूमन ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, और ज़्यादातर हम लोग जो बीमार पड़ते हैं वो वायरल इलनेस की वजह से पड़ते हैं, और सब में एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी जैसे आपने इम्यूनिटी का भी जिक्र किया कि वो जिसका कमज़ोर होता है, तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए माँ बाप घरेलू उपचार क्या क्या, किस तरह की चीज़ें वो घर में कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए घर में क्या कर सकते हैं? देखिए, इम्यूनिटी का मसला भी बहुत ज़्यादा हम लोग के बीच में चर्चा में आया है, और आफ्टर कोविड ये बहुत ज़्यादा आ गया है। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, एक तो मैं मुंगेर का हूँ और मुंगेर के बच्चों को देखता हूँ, और हमारे गांव में 3-4 कहावतें बहुत बुरी हैं। ठीक, शायद बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं कि बच्चे को सर्दी हो गई, आप उसे फल मत खिलाओ, है ना, चावल मत खिलाओ। और फल से तो पता नहीं, मुंगेर में और बिहार में, मैं बाहर ज़्यादातर पढ़ा हूँ, मैंने MBBS सिर्फ यहाँ से करा है, मैंने 2 बार PG जो है, एक बार असम से किया है, कोलकाता से किया है, मैं मेदांता में भी बहुत दिन काम कर चुका हूँ। तो बिहार के बाहर जब मैं काम करता था तो मैं ऐसा कभी नहीं देखा कि लोग फल को बहुत जिम्मेदार मानते हैं। हमारे पास अक्सर रोज़ 20 बच्चे आते हैं, सर एक अमरूद खा लिया और बीमार पड़ गया, सर देखिए कल एगो सेब खा लिया बीमार पड़ गया, सर ये सर्दी में संतरा खा लिया मेरा बच्चा, सर्दी हो गई। यानी मेडिकल साइंस में फल से सर्दी जुकाम का कोई ताल्लुक नहीं। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए फल एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अच्छा। और जिस फल से हम लोग को बहुत इत्तेफाक है कि भाई ये ऑरेंज खा लेने से, संतरा जो है आप लोग को लगता है कि बहुत ठंडा होता है, अमरूद बहुत ठंडा होता है, टमाटर ठंडा होता है, तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमें सर्दी खांसी से बचाता है। अच्छा जी। विटामिन सी का बहुत रिच सोर्स है ना। और देखिए आप च्यवनप्राश, ये वो सब आंवला से बनता है, आंवला भी एक फल है, ठीक है। तो गुआवा जो है, अमरूद में बहुत अच्छा विटामिन सी है, ऑरेंज में बहुत अच्छा विटामिन सी है। तो बच्चों को विटामिन सी की मात्रा इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो हम लोगों को अपने बच्चों को विटामिन सी से रिलेटेड जो फ्रूट्स है, साइट्रस फ्रूट जो थोड़े खट्टे लगते हैं, उनको देना चाहिए। जी जी, मतलब बड़े मज़े से देना चाहिए आप। तो अब चूंकि खान पान की बात चल रही है डॉक्टर साहब, इसको थोड़ा और विस्तार से बता दीजिए कि मौसम बदल रहा है, बदलते मौसम में क्या खिलाना चाहिए बच्चों को,
और किन चीज़ों से परहेज़ किया जाना चाहिए, खान पान का किस तरह से उसको बेहतर ख्याल रखा जाए? मैं मुंगेर में बैठा हूँ, मुंगेर में ही काम करता हूँ, मुंगेर की जनता के लिए ही शायद ये मैं वीडियो भी आपसे बात भी कर रहा हूँ। जी जी, नहीं वीडियो तो आपकी इंटरनेशनली देखी जाएगी। नहीं चलिए, मुंगेर की जनता आपको जानते हैं तो मुंगेर की जनता को फायदा हो, चैनल का रीच जो है इंटरनेशनल लेवल पर है, मुंगेर की जनता को फायदा हो। जी जी, तो मैं मुंगेर के ही कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहूँगा। हमारे मुंगेर में माताएं एवं बहनें जो अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं अपने घर में, मैं उन लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हम लोग का खाने पीने का तरीका है थोड़ा गलत है। ठीक है, हम लोग दूध बहुत ज़्यादा दिन तक खिलाते हैं बच्चों को, दूध रोटी उनका मेन फूड है। ठीक है, वो फ्रूट्स बहुत कम खाते हैं, प्रोटीन कंटेनिंग जो हमारे समाज में ही लोग कम खाते हैं। बिहार का खाना का तरीका ही थोड़ा गड़बड़ है। हम लोग ज़्यादा चावल, कम दाल, कम सब्जी, है ना, ये खाते हैं। बहुत सारे घरों में मांस मछली का भी पहुंच बहुत कम है, अंडे महंगे हैं, उतना लोग गरीब भी ज़्यादातर लोग हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो प्रोटीन का कंटेंट हम लोग बहुत कम लेते हैं जी। फ्रूट्स का कंटेंट हम लोग बहुत कम लेते हैं। हम लोग बिहारी लोग, मुंगेरी लोग का मेन जो सोर्स ऑफ डाइट है वो कार्बोहाइड्रेट्स है, तो वो गलत है। हम लोगों को अपने थोड़ा सा मैंने अपने आप को एडवांस करना पड़ेगा, जिस भी माध्यम से ये नॉलेज लेना पड़ेगा कि हम लोग प्रोटीन की कंटेंट को बढ़ाएं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अपने भोजन में आत्मसात करें। वेजिटेबल्स हम लोग बिहारी लोग ज़्यादा ठीक ठाक खाते हैं, ये मैं कहूँगा कि मैंने सब जगह देखा है बिहारी लोग वेजिटेबल्स ठीक खाते हैं, ये एक अच्छी बात है। हमारे यहाँ प्रोटीन कम लेते हैं, प्रोटीन हमारे यहाँ कम लेते हैं, और फ्रूट्स पे बहुत इत्तेफाक रखते हैं कि ये पता नहीं हमें ना इससे सर्दी हो जाएगा, इसको ये नहीं देना है, डरते हैं, मतलब डरते हैं लोग। हाँ, तो फ्रूट्स, प्रोटीन, वेजिटेबल्स इनको ठीक से दें। बहुत ज़्यादा दूध पर डिपेंडेंट ना हो, दूध किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत लंबा दिन तक फ़ायदेमंद नहीं है। दूध को विटामिन के रूप में लें, लाइक जैसे आप अंडा से तो पेट नहीं भर लेते ना, एक अंडा दो अंडा खाते हैं प्रोटीन के लिए, उसी बच्चों को भी अक्सर हम लोगों ने देखा है कि हमारे माहौल में दूध पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं फिनलैंड गया था ISFAGAN का कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, और वहाँ पे चर्चा चली, सिंगापुर के एक ये थे तो उन्होंने चर्चा चलाया कि इंडिया में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत है। तो मैं वहाँ पर उतने बड़े कॉन्सर्ट में खड़ा होकर के अपने यहाँ के फूड हैबिट्स के बारे में चर्चा भी किया हूँ, मैंने अपने फेसबुक में उसको डाला भी है कि दूध रोटी हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं और इसकी वजह से हमारे यहाँ आयरन डेफिशिएंसी में आयरन की कमी हो जाती है, तो उसको हम लोगों को ठीक करना है। हम लोगों को रोटी, सब्जी एंड प्रोटीन से रिलेटेड दाल की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, दाल गाढ़ा होना चाहिए और दाल ज़्यादा होना चाहिए। जो सस्ती दाल हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं अपने घर में, तो चावल कम होनी चाहिए। बात चल रही है तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जहाँ आप बैठे हुए हैं वहाँ खानका रहमानी का जहाँ बहुत सारा खाना पीना बहुत मकबूल है, बहुत पसंदीदा है लोगों में, और दाल भी यहाँ की बहुत मशहूर है। बिल्कुल, इसलिए कि दाल बहुत गाढ़ी बनती है जैसा आप बता रहे हैं। बिल्कुल, दाल गाढ़ी होनी चाहिए और ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए। जी जी। और ज़्यादा प्रोटीन तो महंगा होता है, आई एग्रीड कि प्रोटीन महंगा होता है, लेकिन दाल की मात्रा बढ़ाएं, फ्रूट्स की मात्रा बढ़ाएं, अंडा मछली मांस का सेवन अगर कर सकते हैं तो करें, और एहतियात रखें, पानी ज़्यादा पिए। पानी भी पिलाने पर लोग कंजूसी करते हैं, पता नहीं क्यों, ज़्यादा पानी पिएगा सर्दी हो जाएगा, ये भी मैंने देखा है। हम तो डर से आपसे इंटरव्यू करते करते पानी पी रहे हैं। तो पानी ज़्यादा पिलाएं, हाइड्रेट रखें बच्चे को। तो इम्यूनिटी में इन सब चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। समय पर खाना दें, है ना, और ये सब बहुत महत्वपूर्ण। अच्छा, बार बार सर्दी जुकाम होने से डॉक्टर साहब, ये भी हमारे माहौल में, हमारी सोसाइटी में कहा जाता है कि फेफड़ों के विकास पे असर पड़ता है, क्या ये सही है या फैक्ट क्या है बायोलॉजिकली, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा सवाल है बहुत आपका जी, ये बहुत, लेकिन बहुत डेप्थ वाली सवाल है ये। इस सवाल को समझना पड़ेगा कि जितना हमारे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, तो जो ज़्यादातर बच्चे हैं हमारे यहाँ, तो वो वायरल इन्फेक्शन से पीड़ित हैं और वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से पीड़ित हैं। आई मीन ज़्यादातर मसला जो है थ्रोट तक ही रहता है। लंग्स का मसला होगा तो वो हमारे लिए भी चैलेंज है। जी जी, ठीक है। तो ज़्यादा मसला थ्रोट तक, गले तक का रहता है। यहीं पर खराश है, यहीं से खांसी हो रही है, यहीं से सर्दी हो रही है, यहीं से जुकाम आ रहा है, यहीं से बलगम निकल रहा है, डॉक्टर साहब सीना में पूरा कफ जमा हो गया है ना, माँ को लग रहा है कि कुछ सुनाई पड़ रहा है। अब मेरा बेटा है डॉक्टर साहब, आपके इलाज में है, हमेशा घड़ करता रहा। तो आप वो स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं, स्टेथोस्कोप भी ना, बिल्कुल बिल्कुल, आप उससे चेक करते हैं तो आप कहते हैं बिल्कुल क्लीन है। यही है। तो क्या मामला क्या है कि ये पाइप है जी, ठीक, और ये आप इसको एक ऐसा समझिए कि ये पाइप है और ये एक ड्रम है ना। जब ड्रम के ऊपर कुछ बजाएंगे तो जोर से बजता है। तो ये एयर फील्ड लंग्स का ये एयर फील्ड कैविटी है और इसमें एयर के ढेर सारे बलून है छोटे छोटे। तो अब ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा भी पानी रहेगा
तो पाइप में जब नल में पानी खत्म होता है तो थोड़ा सा पानी थोड़ा सा हवा निकालता है तो कितनी जोर से खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ सी आती है। एंड दैट इज़ दैट कि आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया, थ्रोट में थोड़े थोड़े वहाँ पे सिक्रीशंस हो रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, हवा जा रही है और पानी और हवा मिलकर के बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस कर रही है और हमारा लंग जो है सो कंडक्ट कर रहा है। जैसे ढोलक में ऊपर में थोड़ा पीटते हैं, अंदर में बड़ा सा हवा का ये रखते हैं, जोर से आवाज़ आती है, उसी तरह यहाँ थोड़ी सी आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन ये पीछे में बड़ा सा ढोलक का ये है तो आवाज़ बहुत लग रहा है कि फेफड़े से आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो आप प्रोड्यूस कहाँ करते हैं? ढोलक में ऊपर में करते हैं, थोड़ा थोड़ा बजाते हैं, नीचे जोर से बजता है, तो ये हवा से भरा हुआ एक बक्सा है और ऊपर यहाँ साउंड हो रही है। तो ज़्यादातर केसेस में जो है ये वायरल इलनेस होता है, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, नाक में गले तक एक मसला होता है, तो इससे हर्ज नहीं है। लेकिन अगर बार बार तो क्या ये समय के साथ जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। और जो है लंग्स का अगर जो है लंग्स में अगर इन्वॉल्वमेंट होती है तब फिर वो सच में एक सीरियस इशू है और वो हमारे लिए भी चैलेंज है और वो एक बड़ी बात होती है और उसमें बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस एंड ये एंड वो तो एक बड़ा मसला है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से, लंग्स का उतना विकास में कोई विशेष बाधा नहीं है इसमें। अच्छा, एक चीज़ डॉक्टर साहब, मुंगेर में चूँकि आप रहते हैं और मुंगेर में मैं समझता हूँ कि यानी मेरा अपना एनालिसिस है, सही भी हो सकता है गलत भी, कि यानी 60 से 70% लोग आपके पास जाते हैं अपने बच्चों को लेकर। अब नहीं पता, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये सही डेटा भी हो सकता है गलत भी, लेकिन हम लोगों को तो खैर आपके पास जाके अपने बच्चों को दिखाने में इत्मीनान है। तो बूस्टर डोज या फिर जो वैक्सीनेशन वगैरह है 0 से 5 साल तक के बच्चों में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और दिलाना चाहिए। इसको लेके आप क्या देखते हैं, कितने लोग जागरूक हैं या जागरूकता की ज़रूरत है, कितना क्या चल रहा और किस तरह आप लोगों को मज़ीद इससे ज़्यादा जागरूक करेंगे? नहीं, जहाँ तक जागरूकता की बात है तो मैं काफ़ी वर्षों से मेडिकल लाइन में हूँ। हम लोग बहुत अच्छा लंबा सफ़र तय किए हैं और अच्छा मुकाम हासिल किए हैं। इम्यूनाइजेशन का परसेंटेज हमारे देश में बहुत बढ़िया है और जागरूकता नहीं होती तो हम लोग पोलियो फ्री नहीं होते और जागरूकता है और ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। पहले जब मैं सदर अस्पताल में आज से 10 साल पहले काम करता था तो मैं महसूस करता था कि अक्सर फ़ोन आता था, कि इसको वैक्सीन दिलाना है, इसको नहीं दिलाना है, लोग नहीं लेना चाह रहे हैं या समस्याएं आ रही हैं। अब ऐसी समस्या नहीं आती हैं, लोग जागरूक हो चुके हैं। एक जो अवधारणा थी वैक्सीन के प्रति, कुछ बुरी अवधारणा थी, वो अब समाप्त हो चुकी है और अच्छा खासा सरकार भी इसमें बहुत मेहनत कर रही है, इसमें नो डाउट सरकार भी इसमें बहुत मेहनत कर रही है। तो वैक्सीनेशन में हम लोग बहुत अच्छा और दिन ब दिन काफ़ी महंगे वैक्सीन सरकार अपने अंदर इंट्रोड्यूस करती जा रही है। जब मैं डॉक्टर बना था तब से आज तक में नंबर ऑफ़ वैक्सीनेशन में बहुत सारा इजाफा हो गया। पीसीवी पहले नहीं था, पीसीवी आ गया है, निमोकोकल वैक्सीन जिसको बोलते हैं आप लोग, रोटा वायरस जो काफ़ी मतलब केवल प्राइवेट प्रैक्टिस में दिया जाता था, अब रोटा वायरस भी इसमें इंक्लूड्स हो गया है। तो और भी नई वैक्सीन्स को ये लोग आपस में जोड़ते जा रहे हैं। तो और सभी समाज में, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी समाज में वैक्सीनेशन का जो प्रतिशत है वो बहुत अच्छा बढ़ा है, जागरूकता और है और हम लोग और जागरूक करना चाहेंगे। अगर इस माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं तो वैक्सीनेशन से हम बहुत सारी बीमारियों को रोकथाम कर लेते हैं जो बहुत कॉमन प्रिवेलेंट डिजीज़ है हमारे इंडिया में जी। और एक सबसे बड़ा इसका जो नाज़ीर जिसको पेश करना कहते हैं वो हम लोगों ने पोलियो पर विजय पाकर ये किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और तो हम लोग इसमें अच्छा है और वैक्सीनेशन ठीक है अभी हमारे यहाँ अच्छा। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल डॉक्टर साहब, यानी एक मीम भी बहुत मशहूर हुआ अभी थोड़े दिनों पहले कि पहले का बच्चा सब जब खाना नहीं खाता था तो मम्मी जो है उसको 2 चप्पल देती थी कि जल्दी से खाओ, और अब की मम्मियाँ जो है वो बच्चा जहाँ रोया उसको मोबाइल बढ़ा देती है। तो इसका कितना और कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट में हमारे बच्चों पर, और मोबाइल दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए? कई सारे एनालिसिस हम लोगों ने देखा है कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उसको मना किया जाता है। क्या कहेंगे आप? अगर काश के ऐसा कुछ हो, AI ऐसा कुछ वैक्सीन निकाल दे जिससे बच्चे मोबाइल ना देखें तो शायद वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो। जी। ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में आ चुकी है और क्या अमीर क्या गरीब, गरीब से गरीब सबके बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं और मतलब मैं बता नहीं सकता। और ये मैं चीज़ देख रहा हूँ कि जो जितने ज़्यादा गरीब हैं, मैं 2 चीज़ आपके चैनल के माध्यम से आम जनता तक इस बात को पहुँचाना चाहूँगा। एक मोबाइल और दूसरा पैकेट बंद फूड। अच्छा है ना, आज सब गली में 2-3 छोटी छोटी दुकानें होती हैं, उन दुकानों में छोटे छोटे चिप्स कुरकुरे के अलग अलग तरह के किस्म के
स्नैक्स अवेलेबल हैं, और बच्चे, हर गरीब आदमी है, उनको मैं देखता हूँ कि मजदूर है, ये 500 रुपया भी रोज़ नहीं कमा पाता है, लेकिन 25 रुपया 50 रुपये का उसका बच्चा तो चिप्स ही खा लेता है और ये माने पैकेट्स फूड खा लेते हैं। तो ये दो चीज़ और मोबाइल, ये दो चीज़ हमारे बच्चे, अभी जो यंग जनरेशन है, उनको बहुत दिक्कत। सबसे ज़्यादा क्या लगता है आपको कि ये नुकसान कर रहा है डॉक्टर साहब? अगर लोग दिखाते हैं मोबाइल मजबूर कर देता है बच्चा, लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि मान ही नहीं रहा, तो एक चीज़ मुझको बताइए जिससे माँ बाप डरें, बल्कि डरने से ज़्यादा वो जागरूक हों कि वो दिखाना हमारे बच्चे के लिए ख़राब, नुकसानदेह। जागरूक सभी है जी, सबको मालूम है ये गलत है। अच्छा, आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, सबको मालूम है कि ये गलत है। जी जी लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रुकती नहीं है। बात समझ गए? जी। तो सबको, जो गरीब है उसको भी मालूम है कि मेरा बच्चा मोबाइल, आगे हमारे पास आती, डॉक्टर साहब को सुइया दे दो भाई, खूब मोबाइल देखे छे, वो बोल करके अपना एक काम निपटा देती हैं। हम भी है, देखो सुई दे देंगे, तुम ज़्यादा मोबाइल मत देखोगे तो माँ के क्लू मिल गया कि हम डरा देंगे डॉक्टर साहब। लेकिन ये होता नहीं है प्रैक्टिकली। इसके लिए अमूमन जो है हम सभी माताओं बहनों से कहना चाहेंगे कि, और घर के पिताजी लोग को भी कहना चाहेंगे कि इससे हम लोगों को बच्चे को दूर करना है, और इसके लिए रोल मॉडल हम खुद जिम्मेदार हैं। हमारा बच्चा तो हम उसको जो सिखाएंगे वही, हम सब गार्जियन में जो पेशेंट आता है उसको भी बोलते हैं आपका बच्चा तो कोरा कागज़ है, जो लिख दीजिएगा वैसा ही बन जाएगा वो। बिल्कुल। तो इसके लिए हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। हम ही रील्स देख रहे हैं तो मेरा बेटा देखेगा तो हम उसको कैसे मना कर सकते हैं? सही बात, ठीक है। हम ही खाते समय टीवी में देख रहे हैं तो हम अपने बच्चे को कैसे मना कर सकते हैं? तो दो तीन चीज़ें को हम लोगों को ये करना पड़ेगा, कुछ नियम्स को अपने घर में बना देना पड़ेगा कि खाने के समय कोई आदमी मोबाइल नहीं देखें, कोई आदमी टीवी नहीं देखें। रूम के अंदर जहाँ अगर आपके पास उतना जगह है तो, अब जब गरीब लोग हैं एक ही रूम है, उसमें ही टीवी है, उसमें ही खाना है, तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर अमूमन आपके पास अगर 2-3 रूम है तो खाने के रूम या जहाँ पे हम लोग सब बैठ के बात करते हैं, टीवी को उससे अलग जगह पर रखें। मोबाइल उस समय मोबाइल ना देखें, हम लोग भी ना देखें और हमारा बच्चा खुद नहीं देखेगा। हम टाइम देंगे, अब हम लोग काम करके आते हैं, हम खुद बैठ जाते हैं थक के, हम खुद मोबाइल चलाने लगते हैं, मेरा बच्चा बगल में बैठा वो मोबाइल चला रहा है। तो पहले अपने आप को भी थोड़ा सुधार करना पड़ेगा, हमको उसके लिए रोल मॉडल बनना पड़ेगा। और जब हम काम कर रहे हैं तो उसको बताना पड़ेगा वी आर डूइंग द वर्क। और छोटे बच्चे भी समझते हैं कि हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसलिए हम अभी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि हम रील्स देख रहे हैं। तो ये हम अपने बच्चे को सिखाएं। और एक दिन में अचीव नहीं होगा, हर दिन 5 मिनट 10 मिनट कम करके एक ड्यूरेशन बनाए कि आज 1 घंटा देखा है, कल 35 मिनट देखें, है ना, उसके बाद 25 मिनट देखें, धीरे धीरे करके उसको कम करें। जागरूक सभी आदमी को बनना पड़ेगा। बिल्कुल। अब आपको मुंगेर में लोग एज अ पीडियाट्रिशियन जानते हैं और आप पर एतमाद, हम पहले भी बोल चुके कि आप पे लोगों को एतमाद है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, आप अपने हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं आपने रखी हैं बच्चों के इलाज के लिए? कि मतलब पहले लोग बड़े शहर का रुख कर लेते थे फ़ौरन, कुछ भी सीवियर इंजरी हुआ या सीवियर डिजीज़ कुछ सामने आया डर गए। अब क्या क्या सुविधाएं मुंगेर में हैं आपके हॉस्पिटल के माध्यम से कि लोगों का यहाँ इलाज आसानी से मुमकिन है? नवजात शिशु के, देखिए बच्चे तो हम लोग 2 तरह के होते हैं, एक नवजात शिशु होते हैं और एक नवजात शिशु से ऊपर के बड़े बच्चे होते हैं। तो नवजात शिशु को तो लेकर के हमने वो सुविधाएं जो भी बड़े शहरों में उपलब्ध हैं हम लोगों ने लगभग सब कर रखी है। हमारे पास 3 वेंटिलेटर है, CPAP है, EBG मशीन है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। मतलब मैं कह, जो भी बड़े शहरों में आप जो बड़े आप अस्पताल में देखते हैं वो सब चीज़ की सुविधा है और हम लोग उस पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। लगातार वेंटिलेटर चलता ही रहता है, कोई ना कोई बच्चा वेंटिलेटर पे रहता है, हम लोग उसको बचाते रहते हैं। पहले वेंटिलेटर बहुत बड़ी चीज़ थी, अब हम लोग 3-3 वेंटिलेटर में रखा हूँ और ऑलमोस्ट बिजी रहता है सब। और भी मतलब जो भी इक्विपमेंट्स हैं, उसके बाद जो है बच्चों की हम लोग इन हाउस एक्सरे कर लेते हैं, कुछ अगर दिक्कत बुझाता है तो वहीं पे एक्सरे मंगा के एक्सरे कर लेते हैं। पैथोलॉजी तो हम लोग करते ही हैं, अल्ट्रासाउंड भी हम लोगों ने अपने अस्पताल में इंस्टॉल करा लिया है और सुविधाएं हमारे पास सब हैं और हम लोग उस सब चीज़ों का इलाज करते हैं। और OPD तो मैं करता ही हूँ, देखता ही हूँ राउंड द क्लॉक 24 घंटे। कभी मरीज़ सीरियस आते हैं तो उसको मैं खुद जाके देखता हूँ, टैकल करता हूँ और काम कर रहा हूँ। एक आखिरी क्वेश्चन डॉक्टर साहब, चूँकि जाहिर है कि आप मुंगेर में काम कर रहे हैं, एक बड़ा तबका जहां ऐसा है कि जो आपको मुनासिब पैसा दे के इलाज करा सकता है, एक तबका वो भी है जो गरीब है, वो चाहेगा हमारा इंटरव्यू देख के भी कि आपका रुख करे। तो गरीब परिवार, कमज़ोर परिवारों के लिए आपकी तरफ से क्या सुविधाएं हैं, क्या सहूलतें हैं? सबसे बड़ी सुविधा है कि मैं पिछले 7-8 साल जब से आया हूँ मैंने अपनी फ़ीस को बढ़ाया ही नहीं है। अच्छा। तो मेरी फ़ीस बहुत ही कम है और ये आप लोग सभी जानते हैं। मतलब अमौन जितने डॉक्टर से मुंगेर में शायद मेरे से कम फीस किसी डॉक्टर का नहीं है, क्योंकि मैं एक छोटे बच्चे का इलाज करता हूँ, सर्दी खांसी बुखार लेके आया, क्या ही वो मुझसे इतना रुपया फ़ीस देगा और वो दिखाएगा कितना ही का दवाई लेगा। सो मैं खुद ही सोचता हूँ कि ये बहुत छोटे छोटे चीज़ों के लिए आते हैं। हम जब ज़्यादा बीमार पड़ते हैं तब डॉक्टर के पास जाते हैं,
लेकिन हम लोग का बच्चा थोड़ा सा बीमार पड़ता है, हम तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं। माँ बाप का ऐसा है दिल। तो खुद बहुत बीमार है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा तो आपको ज़रूरत है, माँ को मैं बोलता हूँ तो, लेकिन वो तुरंत चली आती है भाई, अपने बच्चे से ज़्यादा मोहब्बत है उनको। तो फीस हमने कम रखी है एक चीज़, और बहुत जल्द ये सरकारी फाइलों में मेरा काम फंसा हुआ है। अच्छा। मैं पिछले 1.5 साल से आयुष्मान के लिए प्रयासरत हूँ, लेकिन सरकारी फाइलों में मेरा आयुष्मान भारत का परियोजना जो है ये है। लेकिन अभी मुझे राहत की खबर मिली है कि कुछ दिनों में मुझे फिर से आयुष्मान मिल जाएगा, जबकि सरकार इतना प्रयास कर रही है कि हर अस्पताल आयुष्मान से टैग्ड हो, लेकिन हमारी सारी सब कुछ सुविधाओं रहने के बावजूद भी कुछ सरकारी दिक्कतें हैं, मैं उसको नहीं बता सकता यहाँ पे, उसकी वजह से मुझे आयुष्मान नहीं मिला है। लेकिन बहुत जल्दी, वेरी सून वी विल हैव आयुष्मान, और आयुष्मान मिल जाएगा तो फिर कोई बात ही नहीं रह जाएगी। तब तो मैं बेफिक्र होकर के, पैसा का फिर कोई मसला ही नहीं रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर बच्चा आप भर्ती करा दीजिए, हम लोग आयुष्मान से इंटाइटल कर दें उसको, और फिर वो कंप्लीट इलाज जो है वो सरकार के खर्चे पे होगी। और आप लोग भी प्रयास करिए और दुआ करिए कि मुझे आयुष्मान जल्द। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। कामयाबियाँ आपके कदम चूमें और आप अपने अपने हॉस्पिटल के जरिए लोगों को खूब से खूब फायदा पहुंचा सकी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम डॉक्टर साहब। थैंक यू। थैंक्स।